स्टूडेंट, सभी का ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ रहे थे फॉर्मेशन ऑफ यूरिन, मूत्र का निर्माण। तो नेफ्रॉन में मूत्र का निर्माण 3 चरणों में होता है। पहला चरण था अपना अल्ट्राफिल्ट्रेशन, दूसरा था सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन, तीसरा था ट्यूबुलर सीक्रीशन, नलिकीय स्रावण। तो हमने पिछली ऑनलाइन क्लास में मूत्र निर्माण की क्रियाविधि का अध्ययन किया था। आज के इस ऑनलाइन क्लास में अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन इन ह्यूमन, किडनी के अलावा मानव के शरीर में ऐसे कौन कौन से अंग हैं जो उत्सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं स्किन, त्वचा की बात करते हैं। देखो, मनुष्य की त्वचा में कई प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती हैं? श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। और ये श्वेत ग्रंथियां क्या काम करती हैं? पसीने के साथ, किसके साथ में बात कर रहे हैं? पसीने के साथ में, पसीने के साथ जल तथा नाइट्रोजनी पदार्थों के अलावा, नाइट्रोजनी पदार्थों साथ ही साथ कई प्रकार के खनिज लवणों का उत्सर्जन करते हैं। ध्यान देना क्या है, किस प्रकार से किडनी के अलावा शरीर में और अन्य अंग पाए जाते हैं जो उत्सर्जन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो पहला अपना स्किन है, त्वचा है। देखो, मानव की त्वचा में कई प्रकार की श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं। ये श्वेत ग्रंथियां पसीने के साथ में जल का, कई प्रकार के नाइट्रोजनी पदार्थों का, साथ ही साथ कई खनिज लवणों का क्या कर देते हैं? निष्कासन करते हैं। तो एक तो कौन सा हो गया? अपना स्किन हो गया। इसके अलावा देखो, बात करते हैं दूसरा ऑर्गन है लीवर। दूसरा ऑर्गन कौन सा है? लीवर। यानी यकृत कोशिका के अंदर, यकृत में किसका निर्माण होता है? देखो, यकृत में किसका निर्माण होता है? यूरिया का निर्माण होता है। और इसका फॉर्मेशन देखो किस प्रकार से होगा। यानी पहले क्या होगा कि इसके अंदर कई प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं और ये एमिनो एसिड आगे जाकर के किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? अमोनिया में बदल जाते हैं। और अमोनिया अत्यधिक विषैली होती है, इसलिए अमोनिया को किस में बदल दिया जाता है? यूरिया में बदल दिया जाता है। और उसको क्या कर दिया जाता है? निष्कासित कर दिया जाता है। तो दूसरा ऑर्गन कौन सा हो गया? अपना लीवर हो गया। यानी यकृत कोशिका क्या काम करती है? एमिनो एसिड को तोड़ देती है। तोड़ने के बाद में कई प्रकार के हानिकारक पदार्थ, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसका निर्माण होता है? अमोनिया। अमोनिया अत्यधिक विषैली होती है, इसलिए जंतु इसको क्या किस में कन्वर्ट कर देते हैं? यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। या हम बात किसकी करें? मानव की बात करें तो मानव क्या काम करता है? अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और यूरिया के रूप में क्या कर देता है? निष्कासन कर देता है। इस प्रकार से लीवर भी क्या काम करता है? उत्सर्जित पदार्थों को निष्कासित करने में या फिर उत्सर्जित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तीसरा है लंग्स। मानव में एक जोड़ी फेफड़े पाए जाते हैं, जिसका अध्ययन हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम में किया था, श्वसन तंत्र में किया था। देखो, क्या होता है, जब एक कोशिका में कोशिकीय श्वसन होता है, किसी भी कोशिका में कोशिकीय श्वसन होगा, यानी सेलुलर रेस्पिरेशन की जब क्रिया होती है तो एक विषाक्त गैस बन जाती है, एक हानिकारक गैस बन जाती है, जिसे हम CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। इस CO2 गैस को श्वसन पथ से होते हुए शरीर से बाहर निकालने का कार्य किसका होता है? लंग्स का होता है, फेफड़ों का होता है। देखो, हमने पढ़ा था निःश्वसन और उत्श्वसन। यानी मानव में श्वसन की प्रक्रिया 2 चरणों में कंप्लीट होती है। एक अंतःश्वसन जिसे निःश्वसन कहते हैं, एक उत्श्वसन जिसे बहिर्श्वसन कहते हैं। बहिर्श्वसन के दौरान CO2 को वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। इस प्रकार से किडनी के अलावा हमारे शरीर में 3 महत्वपूर्ण अंग पाए जाते हैं जो उत्सर्जित पदार्थों को शरीर से बाहर मुक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जिनमें एक कौन है? स्किन यानी त्वचा है, जिनमें श्वेत ग्रंथियां पाई जाती हैं, लीवर कोशिका, इसके अलावा एक जोड़ी फेफड़े जो क्या काम करते हैं? CO2 को शरीर से बाहर मुक्त करते हैं। तो अब इसके अलावा देखो, टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और एक और महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करते हैं। हीमोडायलिसिस। जिसको हिंदी में रुधिर अपोहन विधि कहते हैं, रुधिर अपोहन कहा जाता है। देखो, हीमोडायलिसिस क्या चीज़ है, किस प्रकार से हीमोडायलिसिस को काम में लिया जाता है और कब किया काम में लिया जाता है? जब मनुष्य के दोनों वृक्क खराब हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं,
यानी किडनी अपना काम करना बंद कर देती है, उस समय शरीर में बनने वाले नाइट्रोजन युक्त पदार्थ, बात करूं यूरिया की, तो उसको समय समय पर बाहर निकालना आवश्यक होता है। उस समय क्या काम करते हैं कि देखो क्या होता है, जब वृक्क काम करना बंद कर देते हैं, देखो किडनी क्या करेंगी, काम करना बंद कर देती है, वृक्क काम करना बंद करते हैं, उस समय या उस स्थिति में रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। ध्यान देना प्रिय विद्यार्थियों, ब्लड में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है और वो स्थिति यूरेमिया कहलाती है। ये एक प्रकार का एक्सक्रीशन से रिलेटेड डिसऑर्डर है जो हम आगे पढ़ेंगे। यूरेमिया क्या चीज़ है, रुधिर में अतिरिक्त यूरिया की मात्रा क्या कहलाती है, यूरेमिया कहलाती है। तो जब मानव के वृक्क काम करना बंद कर देते हैं उस समय रुधिर में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो देखो क्या होता है, इस यूरिया की मात्रा को या फिर नाइट्रोजन युक्त पदार्थों को शरीर से बाहर निष्कासित करने हेतु, शरीर से बाहर निष्कासित करने हेतु कृत्रिम वृक्क उपकरण को काम में लिया जाता है। किसको काम में लिया जाता है, कृत्रिम वृक्क उपकरण को काम में लिया जाता है और यही विधि क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस या रुधिर अपोहन कहलाती है। परिभाषा की यदि बात की जाए, मानव में वृक्क के काम करना बंद कर दें या फिर वृक्क के खराब होने पर किडनी जब खराब हो जाती है उस स्थिति में रुधिर से यूरिया को अलग करना या शरीर से निष्कासित करने हेतु कृत्रिम वृक्क उपकरण को काम में लिया जाता है और उसका ये मेथड या उसकी ये क्रिया क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है या फिर क्या कहलाती है, रुधिर अपोहन कहलाती है। अब देखो इसको समझने का प्रयास करते किस प्रकार से रुधिर अपोहन किया जाता है, तो एक आरेखीय निरूपण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। इस विधि में क्या होगा, ध्यान देना, एक डायग्राम से समझने का प्रयास करते हैं इसको। ये कृत्रिम वृक्क का चित्र है। ये कुछ पात्र बनाए गए हैं इसमें। इस प्रकार से मनुष्य में कृत्रिम वृक्क की सहायता से रुधिर से किसको अलग किया जाता है, यूरिया को अलग किया जाता है। ये किस प्रकार का मेथड है प्रिय विद्यार्थियों, ध्यान से समझना। इसमें क्या करते हैं, सर्वप्रथम क्या किया जाएगा, शरीर की किसी मुख्य धमनी से, शरीर की कोई भी प्राथमिक या मुख्य धमनी है उस धमनी से रुधिर को निकालते हैं। तो देखो ये हो जाएगी मुख्य धमनी, मेन आर्टरी हो जाएगी, मुख्य धमनी हो जाएगी और इससे रुधिर को निकाला जाता है, इसे रुधिर को निकाला जाता है और उस रुधिर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर, 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करके, देखो ध्यान देना, ठंडा करके हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक मिला देते हैं, हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक मिला देते हैं। ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्या चीज़ है ये। सबसे पहले हम क्या करेंगे, शरीर के किसी अंग से या किसी मुख्य धमनी से रुधिर को निकालकर 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करके हिपेरिन नामक प्रतिस्कंदक मिला देते हैं। देखो यदि उसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर यदि ठंडा किया जाएगा तो सिंपली है कि ब्लड का क्या बन जाएगा, क्लोट बन जाएगा। क्लोट से बचने के लिए उसमें क्या मिला दिया जाता है, हिपेरिन मिला दिया जाता है। हिपेरिन क्या है, एक प्रतिस्कंदक कारक है। देखो हमारे रुधिर में 2 प्रकार के कारक पाए जाते हैं,
स्कंदक कारक और प्रतिस्कंदक कारक। स्कंदक कारक रुधिर का थक्का बनाने का काम करते हैं और प्रतिस्कंदक कारक रुधिर का थक्का घोलने का काम करते हैं। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करेंगे तो सिंपल है कि रुधिर का क्लोट बनेगा, तो उस क्लोट को बनने से रोकने के लिए इसमें क्या मिला दिया जाता है, प्रतिस्कंदक मिला दिया जाता है। अब इसके बाद में इस मिश्रण को क्या किया जाता है, तो इस मिश्रण को अब देखो ये क्या है, ध्यान देना, ये जो झिल्लियां हैं, यदि इसकी बात की जाए सेलोफेन झिल्ली, या हम बात करें अर्धपारगम्य झिल्ली से आवृत, ध्यान देना कृत्रिम वृक्क क्या चीज होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली से आवृत या ढके हुए विभिन्न नलिकाकार संरचनाओं से निर्मित जो किडनी है, जो आर्टिफिशियल किडनी है, कृत्रिम वृक्क जो है वो क्या कहलाता है, देखो ध्यान देना, वही क्या काम करेगा, यहाँ पर हीमोडायलिसिस का काम करेगा। तो देखो कृत्रिम वृक्क की परिभाषा की यदि बात की जाए तो सेलोफेन झिल्ली से आवृत विभिन्न नलिकाकार संरचनाओं से बना हुआ बंद पात्र क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, आर्टिफिशियल किडनी कहलाता है। ये वो चित्र दिखाया गया है। अब देखो क्या होगा कि ये जो रुधिर है, वो ये जो मिश्रण है, कौन सा मिश्रण कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करेंगे और उसमें हिपेरिन मिला देंगे। जो अब मिश्रण मिल जाएगा उस मिश्रण को किस में छोड़ा जाएगा, इन नलिकाकार संरचनाओं में छोड़ा जाएगा। ये नलिकाकार संरचनाएं जो होती हैं इनमें क्या मिला होता है, ध्यान देना, इसके अंदर हम किसकी बात कर रहे हैं, डायलिसिस की बात कर रहे हैं। तो इन नलिकाओं के अंदर अपोहनी द्रव्य पाया जाता है। क्या भरा रहता है, अपोहनी द्रव्य भरा रहता है। फिर ये विद्यार्थियों ध्यान रहे, ये जो सेलोफेन झिल्ली है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं, ये सेलोफेन झिल्ली प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती है। प्रोटीन के लिए क्या होती है, अपारगम्य होती है। जबकि किस किस के लिए, तो ध्यान देंगे यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन व अन्य खनिज लवणों के लिए पारगम्य होती है। इसलिए इसमें प्रोटीन का ह्रास नहीं होता है और सिर्फ इसमें क्या होगा कि इन नलिकाओं के अंदर, देखो इन नलिकाओं के मध्य ये जो सेलोफेन ट्यूब है, इन सेलोफेन ट्यूब के मध्य क्या भरा रहता है, अपोहनी द्रव्य भरा रहता है। देखो ये जो टंकी है, ये जो मैंने पात्र दिखाया है, इसके अंदर अपोहनी विलयन पाया जाता है। क्या पाया जाता है, अपोहनी विलयन पाया जाता है, जो इन नलिकाओं के मध्य भरा रहता है। अब देखो इनके मध्य, अब इन नलिकाओं में क्या है, यूरिया युक्त रुधिर है। ध्यान देना, इसमें क्या पाया जाता है, यूरिया युक्त रुधिर पाया जाता है। अब ये सेलोफेन झिल्ली क्या काम करेगी कि उस रुधिर में से यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन पदार्थ को किस में ला करके छोड़ देती है, इस अपोहनी द्रव्य में ला करके छोड़ देती है। तो देखो अब क्या हुआ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सेलोफेन झिल्ली से घिरी हुई जो नलिकाएं होती हैं, ये रुधिर से यूरिया को अलग कर देती है और यह विधि ही क्या कहलाती है, अपोहनी विधि कहलाती है। फिर देखो क्या होगा, अपोहन की क्रिया होने के बाद, या यूं समझो इन नलिकाओं से यूरिया रक्त से अलग होने के बाद ये जो अपोहनी द्रव्य, इसमें क्या होगा, फिर अब इसमें जो रुधिर आ गया, ध्यान देना, अब इसमें से क्या होगा कि ये जो नलिका है, इसका पथ देखो किस प्रकार का बनाया मैंने, ये किस प्रकार का पता है, ये होगा अपोहन के बाद का विलयन। मैंने आपको इस आरेखीय निरूपण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया कि रियली हीमोडायलिसिस क्या चीज़ है। तो ये शरीर के किसी अंग से मुख्य धमनी निकाली और उस मुख्य धमनी से मैंने किसको प्राप्त किया, रुधिर को प्राप्त किया। उस रुधिर को 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ठंडा करके हिपेरिन मिलाया। इसके बाद में इस मिश्रण को सेलोफेन नलिकाओं के मध्य स्थित अपोहनी द्रव्य में डाल दिया जाता है। फिर इसके बाद में क्या होगा कि ये नलिकाएं किसके लिए, देखो ये जो सेलोफेन झिल्ली है ये प्रोटीन के लिए अपारगम्य होती है, जबकि यूरिया, यूरिक एसिड, क्रिएटिन के लिए पारगम्य होती है। तो इन नलिकाओं से, ध्यान देना, इन नलिकाओं में से बहते रुधिर में से जो यूरिया युक्त पदार्थ है या तरल जो है वो छन करके किसी में आ जाता है, अपोहनी द्रव्य में आ जाता है। इसके बाद में ये अपोहनी द्रव्य किस में चला जाता है, एक अन्य पात्र में एकत्रित कर लिया जाता है। देखो यहाँ पर लिखा अपोहन के बाद का विलयन, इसका मतलब इसमें यूरिया या फिर अन्य नाइट्रोजन युक्त पदार्थ का घोल है। अब ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में, ध्यान देना, ये प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद में अब जो ये तरल है इसको शरीर के तापमान के बराबर, मतलब 37 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके, ध्यान देना 37 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करके एंटी हिपेरिन मिलाकर पुनः सीरा में छोड़ दिया जाता है। और ये जो विधि है क्या कहलाती है, हीमोडायलिसिस कहलाती है। ध्यान रहे, इस विधि में व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। ये कंप्लीटली इलाज नहीं है, लेकिन इस विधि के माध्यम से
इस रोग से ग्रसित व्यक्ति, या हम बात करें जिसके वृक्क खराब हो जाते हैं, तो ये जो आर्टिफिशियल किडनी है, या हम बात करें हीमोडायलिसिस के माध्यम से उस व्यक्ति के जीवन काल को बढ़ाया जा सकता है। तो एक बार मैं फिर से फास्टली इसको रिवाइज करने का प्रयास करता हूँ। ये पथ पूरा का पूरा दर्शा रहा है, धमनी से आता हुआ रुधिर पथ को दर्शा रहा है, ये इसके अंदर आ जाता है। फिर ये किसको दर्शा रहा है, यानी यूरिया युक्त जो पदार्थ है, नाइट्रोजन युक्त तरल है, वो किस में आ जाता है, अपवहन के बाद इस पात्र में आ जाता है। और ये पात्र इसको क्या देगा, अपवहनी द्रव्य प्रदान करेगा, जो इन नलिकाओं के मध्य में भरा रहता है। और ये सेलोफेन झिल्ली मानो या फिर अर्धपारगम्य झिल्ली मानो, इसमें से यूरिया, यूरिक एसिड, अन्य नाइट्रोजनी पदार्थ किस में आ जाते हैं, अपवहनी द्रव्य में आ जाते हैं। ये पूरा का पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, डायलिसिस कहलाता है। तो ये था अपना मानव में हीमोडायलिसिस। अब इसके बाद देखो, इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है कि एक्सक्रीशन से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं वो किस प्रकार के होते हैं या कैसे पाए जाते हैं, कौन कौन से ऐसे डिसऑर्डर हैं जो इनसे रिलेटेड हैं। तो देखो, डिसऑर्डर्स रिलेटेड टू एक्सक्रीशन, उत्सर्जन से संबंधित कई प्रकार के रोग। देखो लिखते हैं, जैसे हम बात करें एन्यूरिया। एन्यूरिया एक प्रकार का डिसऑर्डर है। इस डिसऑर्डर में देखो नाम से स्पष्ट हो रहा है एयूरिया। एयूरिया का मतलब देखो क्या होगा कि मूत्र का निर्माण नहीं होना, मूत्र का निर्माण नहीं होने की स्थिति, नहीं होने की स्थिति क्या कहलाती है, एन्यूरिया कहलाती है। एकदम सिंपली डिसऑर्डर है, जब दोनों किडनी फेल हो जाती है उस समय मानव में मूत्र का निर्माण नहीं होता, उस स्थिति को क्या कहा जाता है, एन्यूरिया कहा जाता है। तो पहला अपना डिसऑर्डर क्या हो गया, एन्यूरिया हो गया। अब देखो नंबर 2 की बात करें, यूरेमिया। ये भी किडनी फेल के समय की बात है, जब दोनों वृक्क काम करना बंद कर देते हैं उस समय हमारे रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, और बढ़ी हुई अतिरिक्त यूरिया की मात्रा क्या कहलाती है, यूरेमिया कहलाती है। ध्यान रहे, यदि इसकी मात्रा 10 से 30, ध्यान देना, 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक हो जाए, यदि रुधिर में यूरिया की मात्रा 10 से 30 मिलीग्राम प्रति 100 ml से अधिक हो जाए, तो उस स्थिति को मनुष्य में क्या कहा जाता है, यूरेमिया कहा जाता है। तो अपना दूसरा डिसऑर्डर किस प्रकार का हो गया, यूरेमिया हो गया। ध्यान देना, नंबर 3 पर बात करें, गाउट। एक डिसऑर्डर होता है गाउट। देखो गाउट क्या है, रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाना। देखो रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, गाउट रोग कहलाता है। अब ये यूरिक अम्ल कहाँ जाएगा, तो ध्यान रहे, जोड़ों तथा वृक्क ऊतकों में जमा हो जाता है, वृक्क ऊतकों में जमा हो जाता है, जिससे कई प्रकार की व्याधियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये डिसऑर्डर कैसे उत्पन्न होता है, निर्जलीकरण के द्वारा या उपवास के समय इस प्रकार का डिसऑर्डर उत्पन्न होता है। और गाउट जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। गाउट क्या है, एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है, आनुवांशिक रोग माना जाता है। देखो गाउट क्या है, रुधिर में यूरिक अम्ल की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, गाउट कहलाता है। जोड़ों तथा वृक्क के ऊतकों में जमा हो जाता है, निर्जलीकरण तथा उपवास के समय इस प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है, और ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर माना जाता है। अब नंबर 4 की बात की जाए, ध्यान देना क्या है, वृक्क या फिर हम बात करें रीनल स्टोन्स, वृक्क पथरी कैसे बनती है, तो ध्यान देंगे, रीनल पेल्विस की बात की जाए। अब आपके ध्यान में होना चाहिए, जब हमने स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को पढ़ा था और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को पढ़ा था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ किडनी को पढ़ा था, उस समय पेल्विस की बात कर रहे थे। रीनल पेल्विस क्या है, मूत्रवाहिनी का जो सिरा किडनी में खुलता है, जो प्यालेनुमा होता है, वो क्या कहलाता है, रीनल पेल्विस कहलाता है। कई बार क्या होता है कि रीनल पेल्विस के अंदर कैल्शियम के ऑक्जेलेट, देखो क्या होता है, कैल्शियम के ऑक्जेलेट ये आकर के फोस्फेट लवण
कैल्शियम ऑक्जेलेट आकर के जमा हो जाते हैं, जिससे एक पत्थरनुमा संरचना बन जाती है, जिसे क्या कहा जाता है, रेनल स्टोन कहा जाता है। तो एक डिसऑर्डर कौन सा होगा जो किस में होगा, किडनी की भीतरी संरचना की यदि बात करें, कैलिक्स है, मेजर कैलिक्स, माइनर कैलिक्स, या फिर रेनल पेल्विस में कैल्शियम के ऑक्जेलेट, या फिर किसकी बात करें, फॉस्फेट लवण की बात करें, ये आकर के क्या हो जाते हैं, इसके अंदर जमा हो जाते हैं। और यूरिक अम्ल के क्रिस्टल, ये सब आकर के इसके अंदर जमा हो जाते हैं, यानी क्रिस्टल ऑफ यूरिक एसिड ये आकर के इसके अंदर जमा हो जाते हैं और एक पत्थर जैसी संरचना बना लेते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, रेनल स्टोन कहा जाता है। फिर देखो आगे बात करते हैं, एक और महत्वपूर्ण डिसऑर्डर है ब्राइट या फिर नेफ्रिटिस डिसऑर्डर। नेफ्रिटिस डिसऑर्डर, ये देखो क्या चीज़ है, ब्राइट नेफ्रिटिस डिसऑर्डर क्या है, ये रोग क्या होता है, जब ग्लोमेरुलस में, ध्यान देना किसकी बात कर रहा हूं मैं, ग्लोमेरुलस में या फिर केशिका गुच्छ में, केशिका गुच्छ में स्ट्रेप्टोकोकाई का संक्रमण हो जाए। स्ट्रेप्टोकोकाई एक जीवाणु है, जब इसका संक्रमण किस में हो जाए, केशिका गुच्छ में हो जाए, तो केशिका गुच्छ की उपकला में सूजन आ जाती है। क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, जिसके कारण से केशिका गुच्छ की झिल्ली अत्यधिक पारगम्य हो जाती है। क्या हो जाती है, अत्यधिक पारगम्य हो जाती है, और इस रोग को ही क्या कहा जाता है, ब्राइट नेफ्रिटिस डिसऑर्डर कहा जाता है। कहने का मतलब क्या होगा कि उसके अंदर से छन करके कौन आ जाएगा, यानी आरबीसी उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाती हैं, रक्त कणिकाएं उसमें शामिल हो जाती है। यहाँ हम कह सकते हैं निस्यंदन में देखो अल्ट्राफिल्ट्रेशन पढ़ा था कि उसमें क्या होता है, प्रोटीन तथा रक्त कणिकाओं को छोड़ करके प्लाज्मा का समस्त भाग किस में आ जाता है, बोमेन संपुट की गुहा में आ जाता है, जिसे निस्यंदन कहते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यदि स्ट्रेप्टोकोकाई का संक्रमण हो जाए तो ग्लोमेरुलस केशिका गुच्छ में सूजन आ जाती है, जिससे इसकी जो पारगम्य झिल्ली है उसकी पारगम्यता बढ़ जाती है और आरबीसी कणिकाएं छन करके निस्यंदन में आ जाती हैं। इस अवस्था को ही क्या कहा जाता है, ब्राइट या नेफ्रिटिस रोग कहा जाता है। इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ध्यान रखना, जब इस नेफ्रिटिस का इलाज नहीं होता है तो यह तरल ऊतकों में जमा हो जाता है और टांगें फूल जाती हैं। देखो ये तरल किस में जमा हो जाएगा, ऊतकों में जमा हो जाता है, जिससे टांगें फूल जाती हैं। और ये रोग क्या कहलाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है ये टांगें फूल जाना, ये एक अतिरिक्त लक्षण है इसका नेफ्रिटिस का, जिसमें क्या होगा कि टांगें फूल जाती हैं, जिसे ड्रोप्सी रोग के नाम से जाना जाता है। किसके, एडिमा या फिर हम कह सकते हैं ड्रोप्सी रोग के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे, यदि नेफ्रिटिस का इलाज नहीं होता है तो टांगें फूल जाती है, क्योंकि ये तरल ऊतकों में जमा हो जाता है। इस अवस्था को एडिमा या ड्रोप्सी कहा जाता है। तो हमने कितने डिसऑर्डर की बात की, 5 डिसऑर्डर पढ़ी। फिर इसके बाद देखो हम आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर की यदि बात की जाए, ग्लाइकोसूरिया। ये क्या चीज है ग्लाइकोसूरिया? देखो ग्लाइकोसूरिया नाम से स्पष्ट है, ग्लाइकोजन ग्लूकोज, जब रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरिन की बात कर रहे हैं। तो देखो मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना किसको रिप्रेजेंट करता है, ग्लाइकोसूरिया को रिप्रेजेंट करता है। यानी मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। ध्यान रहे प्रिय विद्यार्थियों, ये इंसुलिन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है, इंसुलिन की कमी से होने वाला डिसऑर्डर है। देखो अग्नाशय ग्रंथि क्या काम करती है, 2 प्रकार के हार्मोन सीक्रेट करती है। आपको यदि ध्यान हो, इंसुलिन और ग्लूकागोन। अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, गामा कोशिका। अल्फा कोशिका किसका सीक्रेशन करती है, ग्लूकागोन का सीक्रेशन करती है, जो रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। बीटा कोशिका इंसुलिन को सीक्रेट करती है, जो ग्लूकोज की मात्रा को कम करता है। यदि इंसुलिन की कमी हो जाए तो सिंपल है कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, और ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना किसमें, मूत्र में ग्लूकोज की मात्रा का बढ़ना क्या कहलाता है, ग्लाइकोसूरिया कहलाता है। इसे ध्यान देना, इसे डायबिटीज मेलिटस भी कहते हैं। क्या कहा जाता है, इसे डायबिटीज मेलिटस भी कहा
जाता है। यानी इंसुलिन की कमी से मूत्र में किसकी मात्रा बढ़ जाती है, ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, और ये डिसऑर्डर क्या कहलाता है, डायबिटीज मेलिटस कहलाता है या फिर ग्लाइकोस्यूरिया कहलाता है। 7 नंबर देखो, 7 नंबर है डिसयूरिया। 7 नंबर डिसऑर्डर है डिसयूरिया। डिस का मतलब क्या है, पेन है, पेन है, दर्द है। तो देखो क्या होगा, मूत्र त्याग के समय, मूत्र त्याग के समय दर्द की अवस्था डिसयूरिया कहलाती है। यानी कई बार क्या होता है कि मूत्र नलिका में सूजन आ जाने से अत्यधिक दर्द का अनुभव होता है और वो अवस्था क्या कहलाती है, डिसयूरिया कहलाती है। 7 नंबर अपना क्या हो गया, डिसयूरिया। फिर देखो हम बात करते हैं पोलीयूरिया। पोलीयूरिया, अब पोली का मतलब बहुत सारा, तो देखो क्या होगा, मूत्र की अतिरिक्त मात्रा, मूत्र की अतिरिक्त मात्रा यानी आवश्यकता से अधिक मूत्र का उत्सर्जन या निष्कासन, मूत्र की अतिरिक्त मात्रा क्या कहलाती है, पोलीयूरिया कहलाती है। या मूत्र में अत्यधिक यूरिया की मात्रा क्या कहलाती है, पोलीयूरिया कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, ये जो कंडीशन है ये एडीएच पर निर्भर करती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन पर निर्भर करती है। यदि इसकी कमी हो जाए तो डीसीटी और कलेक्टिंग डक्ट यानी दुरुस्त कुंडली शिरा और संग्राहक नलिका जल का अवशोषण करना कम कर देती है, जिससे इसकी मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पोलीयूरिया या मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है। इसे क्या कहते हैं, मूत्रलता के नाम से भी जाना जाता है। अतिरिक्त मूत्रलता यानी अत्यधिक मूत्र की मात्रा क्या कहलाती है, मूत्रलता कहलाती है। फिर देखो ओलिगोयूरिया। ओलिगोयूरिया, मूत्र में यूरिया की कमी, मूत्र में यूरिया की कमी क्या कहलाती है, ओलिगोयूरिया कहलाती है। फिर देखो और आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर डिसऑर्डर की यदि बात की जाए, प्रोटीनोयूरिया। तो देखो इसमें क्या है, नाम से स्पष्ट है, मूत्र में प्रोटीन की अतिरिक्त मात्रा, मूत्र में प्रोटीन की अधिकता। सिंपल सी परिभाषा है, जब मूत्र में प्रोटीन की अधिकता हो जाए तो उसे क्या कहा जाता है, प्रोटीनोयूरिया कहा जाता है। नंबर 11 कीटोन्यूरिया। अगला डिसऑर्डर क्या है, कीटोन्यूरिया। देखो नाम से स्पष्ट है, कीटोन काय, जब मूत्र में कीटोन काय। अब कीटोन काय को देखो, यानी एसिटिक अम्ल की अतिरिक्त मात्रा हो जाए या एसिटिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाए तो वो अवस्था क्या कहलाती है, कीटोन्यूरिया कहलाती है। तो अपना 11 नंबर डिसऑर्डर कौन सा हो गया, कीटोन्यूरिया। मूत्र में कीटोन काय, एसिटिक अम्ल की अतिरिक्त मात्रा क्या कहलाती है, कीटोन्यूरिया कहलाती है। अब आगे देखो 12 नंबर पर एलकेप्टोन्यूरिया। एलकेप्टोन्यूरिया, एलकेप्टोन, जब मूत्र में एलकेप्टोन या हीमोजेंटोसिक अम्ल, ध्यान देना बहुत महत्वपूर्ण चीज है, जब मूत्र में एलकेप्टोन या हीमोजेंटोसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है तो वह अवस्था क्या कहलाती है, एक एलकेप्टोन्यूरिया कहलाती है। और प्रिय विद्यार्थियों, जब ये एलकेप्टोन मूत्र निष्कासन के समय वायु के संपर्क में आता है, किसके संपर्क में आता है, वायु के संपर्क में आता है, तो मूत्र का रंग काला दिखाई देता है। अतः इस अवस्था को कृष्ण मूत्र रोग भी कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज बता रहा हूं आपको, एलकेप्टोन्यूरिया में मूत्र में एलकेप्टोन या हीमोजेंटोसिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाना एलकेप्टोन्यूरिया कहलाता है। यह एलकेप्टोन मूत्र निष्कासन के समय वायु के संपर्क में आता है तो इसका रंग काला दिखाई देता है, इसलिए इस अवस्था को कृष्ण मूत्र रोग के नाम से भी जाना जाता है। तो अपने कई प्रकार के डिसऑर्डर थे जिसमें हमने प्रोटीनोयूरिया, कीटोन्यूरिया, एलकेप्टोन्यूरिया। अब नंबर देखो 13 नंबर की बात करते हैं, हीमेटोयूरिया। अगला डिसऑर्डर कौन सा है, हीमेटोयूरिया। हीमेटोयूरिया यानी टोटल आरबीसी की संख्या। तो देखो इसके अंदर क्या होगा, मूत्र में आरबीसी की उपस्थिति, मूत्र में आरबीसी रक्त कणिकाओं की उपस्थिति क्या कहलाती है, हीमेटोयूरिया कहलाती है। अब 14 नंबर डिसऑर्डर की यदि बात की जाए, हीमोग्लोबिन यूरिया।
हीमोग्लोबिन यूरिया यानी मूत्र में किसकी उपस्थिति, HB की पाया जाना, हीमोग्लोबिन का पाया जाना क्या कहलाता है, हीमोग्लोबिन यूरिया कहलाता है। तो देखो ये कई प्रकार के ऐसे डिसऑर्डर हैं जो किससे रिलेटेड है, एक्सक्रीशन से रिलेटेड है, जिसका अध्ययन हमने यहाँ किया। ग्लाइकोसूरिया, डिसयूरिया, पोलीयूरिया, ओलिगोयूरिया, प्रोटीनोयूरिया, कीटोन यूरिया, एल्केप्टोन यूरिया, हिमेटोयूरिया, हीमोग्लोबिन यूरिया, प्रोटोन यूरिया, ये कई प्रकार के ऐसे डिसऑर्डर हैं जो किससे संबंधित हैं। अब एक और महत्वपूर्ण है, देखो पाईयूरिया, इस पर ध्यान देना। अब पाई का मतलब पस है, पश का मतलब मवाद है, पस का मतलब क्या है, मवाद है। तो देखो मूत्र में मवाद कोशिकाओं का पाया जाना पस या पाईयूरिया कहलाता है। देखो क्या होता है, पाईयूरिया क्या चीज है, यानी किसमें मूत्र में किसका पाया जाना, मवाद कोशिकाओं का पाया जाना क्या कहलाता है, पाईयूरिया कहलाता है। तो ये किससे रिलेटेड थे, एक्सक्रीशन से रिलेटेड सम डिसऑर्डर थे जिनका अध्ययन हमने किया, जिसमें ये थे। एक और महत्वपूर्ण यदि बात की जाए तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 16 नंबर की यदि बात की जाए, एक होता है जॉन्डिस यानी पीलिया। किसकी बात करें, पीलिया की बात करें। जब मूत्र में पित्त वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, मूत्र में पित्त वर्णक की मात्रा बढ़ जाती है, बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो मूत्र अत्यधिक पीला हो जाता है और वो कंडीशन क्या कहलाती है, जॉन्डिस या पीलिया कहलाती है। ये कब होता है, जब क्या हो जाए, यानी इनकी मात्रा अतिरिक्त बन जाए या हीमोग्लोबिन अत्यधिक मात्रा में टूट जाए, तो क्या किस प्रकार का डिसऑर्डर हो जाता है, पीलिया हो जाता है। एक डिसऑर्डर और एक्सक्रीशन से, जिसे हम सिस्टिटिस कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, सिस्टिटिस कहा जाता है। ये क्या होता है, कई प्रकार के जीवाणुओं के संक्रमण से, कई प्रकार के बैक्टीरियाज का यदि संक्रमण हो जाए तो ये मूत्राशय में सूजन आ जाती है, मूत्राशय में सूजन आ जाती है और वो अवस्था क्या कहलाती है, सिस्टिटिस कहलाती है। तो ये कई प्रकार के डिसऑर्डर थे जिसको हमने यहाँ पर अध्ययन किया। प्रिय विद्यार्थियों, ये अपना चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन, मानव का उत्सर्जन तंत्र। आगे की ऑनलाइन क्लास में एक अन्य टॉपिक के साथ में हम मिलेंगे। धन्यवाद।